नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश कुमार पाठक आज औरैया पहुंचे। साथ ही बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां जमीन की खरीद फरोख्त पर पैसों के लेन देन को लेकर साथियों ने षड्यंत्र करके अपने साथी की हत्या कर दी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर औरैया से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश कुमार पाठक ने पत्रकार वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी विकास योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रही है, ताकि कोई भी लाभ से वंचित ना रहे। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रदेश में माफियाओं का पूरी तरह सफाया हो चुका है और कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। डिप्टी सीएम ने भरोसा जताया कि 2027 में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। पार्टी के शिक्षण महाअभियान के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षण अभियान का ये वर्ग का कार्यक्रम औरैया जनपद में आज संपन्न हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं को इस प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से तैयार करके जन जन तक पहुंचाने के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएं हैं, कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रह जाए। हर गरीब को पक्का मकान, सबको शुद्ध पेयजल, सबके घर में उज्ज्वला गैस कनेक्शन, सबको किसान सम्मान निधि, सबको आयुष्मान भारत कार्ड जैसी जो सैकड़ों योजनाएं हैं केंद्र और प्रदेश में जो संचालित हो रही हैं, वो जन जन तक पहुंचाने के लिए एक बड़े महाअभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को उतारने का निर्णय लिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 वर्षों में दुनिया के पैमाने पर भारत की साख को आगे बढ़ाने का काम किया है। भारत दुनिया के पैमाने पर आर्थिक क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। 2014 में जब मोदी जी को सरकार बनाने का अवसर मिला था, हम 11वें नंबर पर थे। आज हम तेजी के साथ आगे बढ़े, चौथे नंबर से लेकर के तीसरे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम सब कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के जो लाइन आर्डर है, जो हमारे कार्यक्रम है, उनको जन जन से जोड़ने का काम करेंगे। प्रशिक्षण महाअभियान के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करके हम जन जन के बीच में जाएंगे और 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ये सब हम आम जनता के सहूलियत के लिए हर गरीब को वंचित रूप से जीना न पड़े, उनको सारी सुविधाएं मिले, उनके जीवन स्तर में बदलाव आए। हमारी सरकार, हमारी पार्टी इस दिशा में काम कर रही है। आज पहले तो 2027 को लेके विपक्षी पार्टी की सपा एवं बसपा दोनों अपने अपने दावे कर रही है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से? देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं, जनता से पूछिए, जनता जनार्दन जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी का गुंडा राज था, उसे पूरी तरह से समाप्त करने में हमारी सरकार ने, योगी जी ने सफलता हासिल की है और उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। 75 जिलों को 4 लेन से जोड़ने में सफलता मिली है। औरैया या कोई जिला हो, एक हफ्ता बत्ती दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, हर क्षेत्र में तेजी के साथ विकास हुआ है। बसपा बराबर अपनी रैलियां कर रही है अपना वजूद करने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके चलेगी। पीसी का कहा है कि फेक एनकाउंटर के जरिए वीडियो। देखिए, समाजवादी पार्टी के रिजीम में जो गुंडे, माफिया, बदमाश बहू बेटी की इज्जत आबरू लूटते थे, व्यापारियों को परेशान करते थे, गुंडा टैक्स वसूलते थे, उनका पूरी तरह से सफाया हो चुका है। अखिलेश यादव ने ये भी आरोप लगाया कि वो वीडियो को निशाना मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं और उत्तर प्रदेश का लाइन आर्डर, उत्तर प्रदेश के एक एक जनता की आवाज है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से आएगी। अखिलेश यादव के द्वारा लगातार कानून व्यवस्था और बिजली को लेकर के सरकार को घेरा जा रहा है, क्या कहना? आप अच्छी तरह जानते हैं, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उनको चाहिए कि अपने रिजिम की तुलना और वर्तमान में जो 17 से लेकर के 26 की सरकार है, केवल इतने दिनों का ही तुलना कर ले, जमीन आसमान का अंतर आप सबको नजर आएगा। उनका कहना है कि जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो पूरी तरह फेक हो रहे हैं। गुंडे, बदमाश, माफिया समाप्त हो चुके हैं।
अब सब कुछ कोर्ट की निगरानी में संपन्न हो रहा है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ में जमीन की खरीद फरोख्त और पैसे के लेन देन को लेकर अपने ही साथी की हत्या करने के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वादी सुनील कुमार की तहरीर पर दर्ज मुकदमे की विवेचना के दौरान सीडीआर, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीन रिक्रिएशन के आधार पर उमाशंकर उर्फ पिंटू यादव और वीरेंद्र उर्फ बिंदु यादव का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने दोनों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नकद राशि बरामद की, जबकि वीरेंद्र यादव की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 315 बोर तमंचा और कारतूस भी झाड़ियों से बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि पूर्व नियोजित साजिश के तहत सुशील कुमार को सुनसान स्थान पर ले जाकर गोली मारकर उसकी हत्या की गई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले का खुलासा किया। क्या खुलासा है और क्या निकल गया? मुबारकपुर थाना क्षेत्र में एक सुशील नाम के व्यक्ति की गोली मार के हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तुरंत मेरे द्वारा और अधिकारियों द्वारा, पुलिस की टीमों द्वारा और जो हमारी फील्ड यूनिट है उसके द्वारा तुरंत मौके पर पहुंच के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जांच शुरू की गई। इसमें जो मृतक का पोस्टमार्टम है वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के साथ कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि मृतक को दाहिने कान के ऊपर गोली सटाकर मारी गई है। जो साथ में उसके जो व्यक्ति था उसने जो कहानी बताई और जो उसने तथ्य बताए, उनकी जब गहनता से जांच की गई, उनका जब सत्यापन किया गया तो उसमें उसी की संलिप्तता सामने आई। इन सबूतों को और साक्ष्यों को और बेहतर तरीके से संकलित करने के लिए मेडिको लीगल सेल लखनऊ की जो मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स, बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स और फोरेंसिक साइंस के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी टीम को बुलवाया गया और उनकी टीम द्वारा यहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो वीडियोग्राफी और जो एक्सरे हुआ था उसका अवलोकन किया गया। इसके अलावा मौके पर जो गाड़ी थी उसका उनके द्वारा अवलोकन किया गया और बैलिस्टिक एग्जामिनेशन जो बुलेट ट्रेजेक्ट्री का होता है वो उनके द्वारा किया गया और घटनास्थल जो है उस पर पहुँच के क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। इन सब चीज़ों से ये तथ्य सामने आया कि जो मृतक के साथ ड्राइवर सीट पर मौजूद उमाशंकर जो मौजूद था उसके द्वारा ही मृतक के दाहिने कान के ऊपर सटाकर गाड़ी के अंदर से ही गोली मारी गई थी और इसको दूसरों को फंसाने के लिए और घटना को दूसरा रूप देने के लिए उसके द्वारा एक अपने साथी बिंदु यादव के साथ मिलकर कुछ इस तरह के साक्ष्य क्रिएट करने की कोशिश की गई जिससे वो दूसरों को फंसा सके। इन सभी साक्ष्यों की जब जांच की गई तो उससे पुष्टि हुई कि इसमें जो उमाशंकर है उसकी संलिप्तता है और बिंदु यादव द्वारा उसमें उसका सहयोग किया गया। क्या मोटिव था? इसमें जो मृतक था उसकी ज़मीन जो थी वो उमाशंकर और कुछ लोग लेना चाह रहे थे और उमाशंकर को और बिंदु को ये अंदेशा था कि ये ज़मीन उनको ना देके उनसे पैसा लेके वो किसी अन्य को दे सकता है। जो नामजद आरोपी 3 लोग थे उन पर कोई अभी जो नामजद आरोपी थे उनकी भूमिका की भी पुलिस ने जो साक्ष्य थे उनका गहराई से विश्लेषण किया और उसमें ये पुष्टि हुई कि घटना के समय उनकी मौजूदगी उत्तर प्रदेश में ना मिलकर अन्य दूसरे राज्यों में पाई गई, उसकी भी पुष्टि की गई और जो अन्य चीज़ें थी पूछताछ और जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं उनका भी विश्लेषण किया गया। उनकी संलिप्तता इसमें नहीं पाई। जो आरोपी है मुख्य आरोपी उमाशंकर के क्राइम रिकॉर्ड से है इसके ऊपर 2 मुकदमे अभी तक पुराने बताए जा रहे हैं, बाकी उसके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि जैसे एक नामजद आरोपी सोनू सिंह उनको बचाने के लिए इस तरह से पिंटू यादव फंसाया जा रहा है। देखिए, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पे आगे की कार्रवाई करे। इसमें पुलिस ने जो भी तथ्य और साक्ष्य जुटाए हैं उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई है और इन तथ्यों और साक्ष्यों को केस डायरी का पार्ट बनाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा जो मृतक के परिजन हैं वो अगर चाहें तो उनके साथ उनको दिखाया जाएगा, शेयर किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति इन साक्ष्यों का अवलोकन करना चाहे तो माननीय न्यायालय की जो निर्देश और सीमाएं होंगी उनके भीतर इनको
अवलोकन कर सकते हैं। इस हत्याकांड में दो लोग गिरफ्तार हुए। हाँ, इस हत्याकांड में अभी तक 2 लोगों की संलिप्तता सामने आई है, दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सर, इस तरीके से इस मामले को लिया गया और इसका संज्ञान भी आया, लेकिन कार्रवाई जाहिर सी बात है कि कार्रवाई में समय लगता है। इस तरीके से सोशल मीडिया पे इसको किया गया, पक्षियों ने इस तरीके से उसको खाया और बिना साख सबूतों के इस माहौल को इस तरीके से दूसरे तरफ ले जाने की बात है। क्या ऐसे पे आपकी कोई कार्रवाई का कुछ होता है या इस तरीके की जिन लोगों ने गलतफहमियां पैदा की उनसे आपको? देखिए, जांच शुरू करने के बाद पुलिस को कई दिशाओं में संकेत मिले और उसके बाद जांच जो है वो साक्ष्यों के आधार पर निश्चित दिशा में बढ़ती चली गई। निश्चित रूप से इसमें 5 से ज़्यादा दिन का समय लगा है, लेकिन जल्दबाजी में अन्याय करने से अच्छा है कि समय लगे और सबूत जुटाकर कार्रवाई की जाए, ताकि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, और जो सबूतों के आधार पर बाद में दोषियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके सजा सुनिश्चित कराई जा सके। पूरे घटनाक्रम में एक फायर तो इसके ऊपर किया गया जो मृतक है, और 2 फायर और किए गए थे उससे गुमराह करने के लिए। जी हाँ, टोटल 3 फायर की बात सामने आई है, जिसमें 1 गोली मृतक को लगी और 2 गोलियां जो हैं इन्होंने आरोपियों ने क्राइम सीन को क्रिएट करने के लिए, प्लांट करने के लिए किया था। कौन सा असला यूज किया? 315 बोर का असला इस्तेमाल करने की बात सामने आई। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता भास्कर की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां घंटाघर पर ग्राम सभा की जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर चल रहा अनशन अब सिर्फ एक स्थानीय भूमि विवाद तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और प्रशासनिक स्तर पर सवाल भी जुड़ रहे नजर आ रहे हैं। महारानी तहसील क्षेत्र के ग्राम कुआं गांव निवासी जांडेल सिंह विश्वकर्मा द्वारा किए जा रहे इस धरने में लगाए गए बैनरों में तहसीलदार पर गंभीर आरोप शामिल होने से मामला और गर्मा गया है। वहीं यह दावा भी सामने आया कि बाद में जांडेल सिंह ने कथित तौर पर यह स्वीकार किया कि तहसीलदार का नाम बैनर में दबाव में लिखवाया गया था, जिससे पूरे प्रकरण ने नया मोड़ ले लिया है। अब स्थानीय स्तर पर चर्चाएं काफी तेज हैं कि यह आंदोलन केवल जमीन से जुड़े मुद्दे तक सीमित है या इसके पीछे किसी राजनीतिक खींचतान और प्रशासनिक दबाव की रणनीति काम कर रही है। जबकि प्रशासन का कहना है कि बिना ठोस आधार किसी अधिकारी का नाम इस तरह सार्वजनिक करना उचित नहीं है और पूरे मामले की परिस्थितियों पर नजर रखी जा रही है। जांडेल सिंह विश्वकर्मा। कहाँ से आए हैं? क्या मामला लेकर आए हैं? हमारी ये मांग है साहब कि ग्राम सभा की जमीन में गांव के वर्तमान प्रधान नेकपाल सिंह, जब से ये प्रधान हुआ है अभी 5 साल से, इनने ग्राम सभा की जमीन में मकान बना लिया है। गांव में चारागाह है वो भी बेच दिया है, कब्जा करा दिया है। गांव की जितनी और भी बामन निर्बल जगह डली है तो वो भी बने तसीले भाई प्रकाश को भी वो भी बेच दिया है, कब्जा करा दिया है। गरीब नल के 3-3 डिसमल के पट्टे थे तो वो भी हड़प कर लिए हैं। किसने किए? प्रकाश ने। कौन है? प्रधान का चचेरा भाई जी। इस संबंध में आपने शिकायत दर्ज कराई थी किसी से? डीएम साहब के लगा 2 बार दे चुके हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जमीन खाली कराई जाए ग्राम सभा और भी पट्टे दिलवाए जाएं और मकान को गिरवाए जाए। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां बालाबेहट क्षेत्र में रबी फसल बीमा भुगतान को लेकर किसानों का आक्रोश बढ़ गया है। वर्ष 2025 से 2026 सत्र में फसल खराब होने के बावजूद अधिकांश किसानों को मुआवजा न मिलने और कुछ लोगों के खातों में कथित रूप से लाखों रुपए भेजे जाने के आरोपों ने पूरे मामले को विवादों में ला दिया है। किसानों का कहना है कि उनके खातों से नियमित रूप से बीमा प्रीमियम की कटौती हुई, लेकिन नुकसान के बाद भी उन्हें कोई राहत राशि नहीं मिली, जबकि कुछ चुनिंदा लाभार्थियों को भुगतान मिलने से बैंक, बीमा कंपनी और दलालों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर किसानों ने ललितपुर में अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पूरे फसल बीमा भुगतान की निष्पक्ष जांच और पात्र किसानों को तत्काल मुआवजा दिलाने की मांग भी की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो और वो बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। क्या समस्या है? समस्या है साहब फसल पानी की, हमारे कुछ नहीं हुआ, सब बीज मर गया और वो को 2 महीना होगा, 2 महीना से कोई पानी निकला। 6-6 हजार का लेके आज मैंने फसल भाई सब लोगों ने मनाई, कुछ नहीं हुआ। क्या चाहते हैं? 2 लाख को कर्जा हो गया, कर्जा कोई रियायत मिल जाए हम लोगों को तो बड़ी अच्छी बात है। कहाँ के निवासी है? बालाबेहट।
हम बीमा नहीं आओ रबी फसल को कटो है बैंक के दलालों ने दूसरों के में डाल दो हम बीमा नहीं आओ बीमा हम कटो है सब पर जितना से हमने बोनी करी उतना से जो पानी बरस रहा हो क्या करें हमारे साहब कर्जा में फंस गए कर्जा में 2-2 लाख को कर्जा फंसो साहब वो आज 1-1.5 महीना होगा खेती में कोई कुछ नहीं है जी एक पेड़ों हल रहा हो सो बोई को ठिकाना नहीं है। क्या चाहते हैं आप? अरे अब जा चाहते साहब कि कोई रिहाई मिल जाए सरकार से तो बड़ी अच्छी है ना तो हम लोग कर्ज में फंसे 2-2 लाख के 3-3 लाख के कर्ज में फंसे बीज बो दो तो जितना से साहब जो उतना सब कर्जा लेके बीज बो 5-6 हज़ार को सोयाबीन साहब तो वो नहीं जमो और दाहते सो बेमर गए कुछ नहीं है साहब इस पानी के मारे क्या करें। क्या नाम है आपका? अब तो वो तो कब जो कचू है सो इसमें से कुछ नहीं है साहब। क्या नाम है आपका? आसाराम। कहाँ के निवासी हैं? बालाघाट के साहब। हमारी रबी फसल का बीमा कटा है 2025-26 का और बीमा नहीं आया है और बैंक में गए शिकायत की बैंक वाले कह रहे तुम्हारा आएगा आ नहीं रहा है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है जहां नगर पंचायत कार्यालय कोरांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी खोजी अभियान और आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया जिसका शुभारंभ कोरांव विधायक रजमणी कोल ने फीता काटकर किया जबकि इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोरांव के अधीक्षक डॉक्टर केबी सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में टीबी उन्मूलन अभियान के तहत उन मरीजों की पहचान और उपचार पर जोर दिया गया जो अब तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच से काफी दूर है। साथ ही आयुष्मान कार्ड बनाकर अधिक से अधिक लोगों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया भी चलाई गई जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। विधायक राजमणी खोल ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य टीबी मुक्त भारत बनाना है और ये अभियान उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी भरोसा दिलाया कि चिन्हित सभी मरीजों का समय पर इलाज कर उन्हें स्वस्थ करने के लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है जहां मिल एरिया थाना क्षेत्र रूपा मऊ की रहने वाली रामदेवी पत्नी राकेश ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मीडिया से बताया कि गांव के दबंगों ने जमीनी विवाद में उनके साथ मारपीट और गाली गलौज की पीड़िता का कहना है कि शिकायत लेकर थाने पहुंचने पर पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और समझौते का दबाव बनाया। महिला ने संबंधित कांस्टेबल पर भी पक्षियों से मिली भगत का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार पुलिस इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। क्या नाम है आपका? रामा देवी। कहाँ से आ रही है? रूपा मऊ। थाना कौन सा पड़ता है? मिल एरिया। क्या मामला है आपका? इसमें झगड़ा लड़ाई है, मारपीट का है। इसमें जो मेरा कब्जा ले रहे हैं, मेरा घर खेती द्वार सब कब्जा ले रहे हैं। सरहंग गुंडेबाजी है। किसके द्वारा कब्जा किया जा रहा है? कौन लोग हैं? ओ माता फेर, नरेश, शुभम, अमित, अजय, अरुण सब लोग उसी तरफ हैं। उनको मारने की धमकी देते जान से। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? रूपा मऊ रहने वाले हैं। थाने में शिकायत किया? हाँ मैंने शिकायत किया। मेरे कोई जो है थाने वाले सुन भी नहीं रहे थे। थाने से कोई कार्रवाई की थी मगर मेरा कागज सब दाब दिए गए थे। आज कहाँ पर आई? आज मैं यहाँ आए कप्तान साहब के पास। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र की रिपोर्ट। आजमगढ़ में आगामी बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है और इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। बकरीद का त्यौहार सर है, निकट है, तो क्या तैयारी है? आगामी बकरीद के त्यौहार के दृष्टिगत आजमगढ़ प्रशासन और पुलिस ने पर्याप्त तैयारियां की हैं। इसमें जो नमाज के स्थल हैं उनको चिन्हित कर लिया गया, उनका भ्रमण किया गया है। सामूहिक कुर्बानी के जो स्थल हैं वो भी चिन्हित कर लिए गए हैं। जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं और आयोजक हैं उनके साथ पीस कमेटी मीटिंग थाना स्तर पे और जनपद स्तर पे की जा चुकी है। इसके अलावा पुलिस लगातार फील्ड में रहकर आयोजकों के साथ समन्वय और संवाद बनाए हुई है
आजमगढ़ पुलिस और प्रशासन कृत संकल्प है कि इस त्यौहार को पूरी परंपरा के साथ सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा। सर, ईरानी सलाम। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से, जहां थाना रानी की सराय क्षेत्रांतर्गत अर्धसैनिक बल में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी निवास प्रमाण पत्र तैयार कर ठगी करने वाले 3 अभियुक्तों को थाना रानी की सराय पुलिस ने दिलौरी खेल मैदान के पास से गिरफ्तार किया है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो लंबे समय से सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के नाम पर ठगी कर रहे थे, इन पर किस तरह की दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी सर? ये रानी की सराय थाने में एक मुकदमा लिखा गया है जिसमें कुछ बच्चों के साथ नौकरी के नाम पे CAPF में नौकरी के नाम पे फर्जीवाड़ा किया गया था। इस प्रकरण की सूचना मिलने पर इसकी जांच कराएगी। जांच उपरांत इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। ये जो गिरोह है इसके कुछ और सदस्य भी चिन्हित हुए हैं और कुछ और बच्चे भी उसमें शिकायतकर्ता के रूप में सामने आ रहे हैं। इन सब चीज़ों की गहनता से जांच की जा रही है। इनके विरुद्ध साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और इनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है जो इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने और फ्रॉड करने का काम करेंगे। उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की और इनकी जो अवैध कमाई है जो अपराध से अर्जित है उसको धारा 107 BNS में या फिर 14(1) गैंगस्टर एक्ट अधिनियम की धारा के तहत कुर्क करने की कार्रवाई सहित अन्य सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश सहित नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में इनके लिंक और गतिविधियां होने की सूचना मिली। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। झांसी में भीषण गर्मी को देखते हुए आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से पुरानी तहसील परिसर में सरदार वीर सिंह द्वारा ठंडे पानी के कैंपरों और शरबत वितरण की व्यवस्था की गई, जिसका आयोजन अध्यक्ष पंकज पाराशर के जन्मदिवस के अवसर पर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संदीप सरावगी मौजूद रहे, जिन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सिख धर्म सदैव सेवा, परोपकार और मानवता का संदेश देता है। गर्मी में प्यासे लोगों को ठंडा पानी उपलब्ध कराना एक अत्यंत पुण्य और प्रेरणादायक कार्य है। यह व्यवस्था पूरे गर्मी के मौसम तक जारी रखने की बात कही गई, जिससे प्रतिदिन आने वाले हजारों लोगों को राहत मिल सके। अध्यक्ष जी, आज आपका जन्मदिन है और वीर सिंह के द्वारा शरबत वितरण हो रहा है तहसील में, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अपने हृदय प्रिय छोटे भाई और हमारी बार के बड़े ही लगनशील कर्मठ कोषाध्यक्ष महोदय श्री वीर सिंह जी ने आज जो कार्यक्रम रखा है तो वो एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम करने जा रहे हैं ये और कर रहे हैं कि आज इन्होंने जो है शरबत वितरण यहाँ किया है। और इसी दरमियान आज एक ये भी रहा कि आज मेरा जन्मदिन भी है, तो इन्होंने जो है उस जन्मदिन को भी हमारे माननीय नगर के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के युवा हृदय सम्राट सभी के दिलों में राज करने वाले छोटे भाई श्री संदीप सरावगी के सानिध्य आज ये कार्यक्रम करवाया है। मैं इनका अपनी पूरी बार की तरफ से पारसंग तहसील झांसी के अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले मैं अपने छोटे भाई श्री संदीप सरावगी जी का अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना अपना कीमती समय निकाल करके हमारी बार को समय दिया, हमारे छोटे भाई के कार्यक्रम को 4 चांद लगाए आकर के। मैं इनका पुनः बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमारे छोटे भाई श्री वीर सिंह सरदार जी जो हमारे बार के कोषाध्यक्ष भी हैं, इनको भी मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने आगे बढ़ के ये बीड़ा उठाया है, जिसमें कि हमारे बार के और सभी मतलब दस्तावेज बंधु, रीड राइटर और ये नक्शा नवीस वगैरह सभी लोग और पदाधिकारी वगैरह सभी लोगों के लिए कार्यक्रम रखा है। और ये मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि अनवरत रहेगा जब तक ये गर्मी पड़ रही है 4, 6, 8, 10 दिन, तब तक हमारे वीर सिंह जी जो है शरबत को बराबर वितरण करवाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम दे रहा हूँ और अब निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे 2 शब्द हमारे युवा भाई श्री संदीप सरावगी जी कुछ बोलेंगे इस कार्यक्रम के बारे में। संदीप जी, आज वीर सिंह जी ने शरबत वितरण किया तहसील में, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि जल ही जीवन है, इस बात को तो पूरी विश्व में सभी लोग जानते हैं, लेकिन हंसी के पात्र तो वो माननीय लोग हैं जिन्होंने झांसी को स्मार्ट सिटी नाम देने के बाद जहाँ पे 100-200 ठंडे पानी के कूलर, फ्रिज की व्यवस्था झांसी में की जा सकती थी, मेन चौराहों पर जहाँ पे आदमी हजारों की तादाद में आता है और प्यासा मर जाता है। घर से रोटी बांध के आने वाला व्यक्ति जो हाथ में से प्याज लिए आता है, वो है ये तहसील, जिसको बहुत जरूरत होती है तो अपनी जमीन बेचने की किसी न किसी काम के लिए इस तहसील में आता है। हजारों लोगों का आवागमन है और करोड़ों अरबों के स्टाम्प पर डे दिए जा रहे हैं स्मार्ट सिटी में। इस पूरे सिस्टम को मैनेज करने वाले कोई भी मन नहीं हो, जिसमें हमारी समझ में झांसी के अंदर
आज की डेट में कम से कम 12 लोग तो ऐसे ऊंचे पद पे हैं जो अपनी निधि से कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन नहीं, पब्लिक के लिए इतना सोचने का काम सिर्फ वो आदमी करेगा जिसने शपथ खाई है समाज की सेवा करने की, वो है वीर सिंह भाई साहब, जिन्होंने उन्नाव दरवाजे पे भी शमशान घाट पे अपना काम किया। आज यहाँ पे तहसील के अंदर जल वितरण के बाद कैंपर लगा के निःशुल्क लिखकर कि पर डे आप पानी पीजिए, गर्मी से परेशान नहीं होइए। और हमने जो देखा है भारतवर्ष के अंदर कि वास्तव में बहुत समाज है, लेकिन जिसने इस सिर पे ये पगड़ी बांध ली उसने हिंदुस्तान में अच्छे काम करने की कसम खा ली। और सत्यता ये है कि उन्हीं एक शख्सों में से हमारे बड़े भाई वीर सिंह भाई साहब हैं। माननीय को हम बहुत बहुत भाई साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं और हम यही कहना चाहते हैं कि आप जनता के माननीय लोगों से इनसे कुछ सीखो, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसकी जितनी औकात है हम लोगों की, कैंपर लाने की, मटके रखने की, पानी पिवाने की, वो सारा काम एक आम जनता का आदमी कर रहा है। और धन्यवाद करना चाहते हैं अपने बड़े भाई अध्यक्ष जी का, जिनके मार्गदर्शन में पूरी तहसील में ऐसी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसके लिए हमेशा इनका मार्गदर्शन रहता है। धन्यवाद करना चाहते हैं इनकी पूरी टीम को, भाई साहब वगैरह को, कि ऐसे नैतिक कार्यों में जब आप हमसे कहेंगे मैं डॉक्टर संदीप सरावगी हमेशा पूरी जिंदगी आपके संगे तन मन धन से खड़ा रहूंगा। धन्यवाद करना चाहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। झांसी में सीपरी बाजार व्यापार महासमिति और उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के पदाधिकारी गठन और दायित्व ग्रहण समारोह का आयोजन अतरी चौराहा स्थित खियानी सभागार में किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सुधीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता कैट के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री और उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय पटवारी ने की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और भामा शाह के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई, जिसके बाद विभिन्न पदाधिकारियों की घोषणा कर उन्हें पदभार सौंपा गया और अतिथियों द्वारा सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने व्यापारियों की एकता, सम्मान और उनके हितों की रक्षा पर जोर देते हुए कहा कि संगठित व्यापार मंडल से व्यापारियों को मजबूती मिलेगी और उनके हितों की रक्षा बेहतर ढंग से हो सकेगी। साथ ही व्यापारियों से स्वाभिमान के साथ व्यापार करने और संगठित रहने की अपील की गई। संजय जी अध्यक्ष बने, क्या प्राथमिकता है कि ये काम करना? प्राथमिकता ये है कि हम पुराने व्यापारी नेता हैं, व्यापारियों के लिए हमेशा कुछ नहीं थे तो भी काम आते थे, और व्यापारी की जो भी समस्या होगी उसके लिए प्रशासन से लेके अतिक्रमण को लेके कई चीज़ों को जो भी समस्या है व्यापारी हमें बताए, हम उसके लिए हमेशा उनके लिए साथ खड़े हैं और आगे बढ़ चढ़कर काम करेंगे। कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। प्राथमिकता क्या तय की है? अब प्राथमिकता बैठ के उसका विचार करेंगे, बनाएंगे क्या क्या है, अभी उसको बनाया जाएगा। आए हैं मैदान में व्यापारी हैं, उनके लिए कोई योजना है? फुटपाथ पे व्यापारी हैं, उनके लिए कोई जगह चिन्हित करके उनको जगह दिलाने का कोई काम किया जाएगा। गाड़ी आती है और उठा देती है, फिर उसमें व्यापार जमा। अब उसका तो कुछ नहीं है, वो तो रोड पे होंगे तो उनका काम है नगर निगम का करना, लेकिन उसकी कोई जगह चिन्हित करके उसके लिए कोई स्थान दिलवाने का काम किया जाएगा। किस तरह का फिर आयोजन बाहर क्या कहना चाहेंगे? आज जो सीपरी बाजार के उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल था, आसपास के कई व्यापार मंडल को एक साथ एकत्रित करते हुए आज महासमिति का गठन हुआ है। उस महासमिति में संजय चड्ढा जी को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है और हमारे संजय पटवारी जी जो इसके अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के और कैट के महामंत्री उत्तर प्रदेश के, इनके संरक्षण में ये व्यापारी एकता का और नया आयाम हमारे सामने आया है। निश्चित रूप से ये सभी समस्त व्यापारी मिलके व्यापारी कल्याण के लिए और समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे। संजय, सीपरी बाजार का व्यापार मंडल गठित हुआ, क्या पैरामीटर तय किए गए तो किस तरह से निर्वाचन हुआ? देखिए, सीपरी बाजार व्यापार महासमिति उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल से संबंध है। इसमें हमारा यह है कि सीपरी बाजार एक व्यापार एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया है। इसमें लगभग 35 छोटे और बड़े बाजार आते हैं। उन बाजारों के अध्यक्ष महामंत्रियों को सामूहिक करते हुए, सम्मिलित करते हुए एक महासमिति का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य है कि सीपरी बाजार और विभिन्न क्षेत्रों की जो छोटी बड़ी व्यापारिक समस्याएं हैं उनका निदान होगा। व्यापारी को एक सूत्र में पिरोकर हम व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए वचनबद्ध हैं और उसी के लिए सीपरी बाजार व्यापार महासमिति का गठन हुआ है। ये लगातार जो प्रक्रिया की आप बात कर रहे हैं, ये 2 साल का कार्यकाल होता है। पिछले अध्यक्ष का 2 साल का कार्यकाल समाप्त हुआ है। उसमें सबके साथ सभी सर्वसम्मति से हम लोगों ने बाजारों के अध्यक्ष के साथ बैठकर ये निर्णय लिया है कि सबसे उपयुक्त अगर हम लोगों का महासमिति का अध्यक्ष है वो संजय चड्ढा जी हैं और संजय चड्ढा जी के नेतृत्व में एक सीपरी बाजार व्यापार महासमिति का गठन किया गया है। एक अच्छी बात यह है कि सभी बाजारों के
अध्यक्ष महामंत्रियों को सम्मिलित करते हुए एक महासमिति का गठन किया है जो व्यापारिक हितों के लिए अनवरत रूप से कार्य करेगी। नहीं, झांसी के सभी व्यापारी शामिल हैं। सीबीआई जाएंगे, झांसी व्यापार मंडल भी है, संतोष साहू का वो भी शामिल। नहीं, वो उनका अलग होगा, मुझे जानकारी नहीं है। आपने सभी को किया तो महासमिति के पदाधिकारियों को चुनने का पैरामीटर ये था कि सर्वसम्मति से होता है, अगर सर्वसम्मति से नहीं होगा तो चुनाव होंगे। क्योंकि हम लोगों ने बाजार के अध्यक्ष महामंत्रियों को बैठाकर एक समिति बनाई, उस समिति में संजय चड्डा का नाम उभर के आया सर्वसम्मति से कि हम अपना नेता महासमिति का संजय चड्डा को मानते हैं। लोगों की सर्वसम्मति को मानते हुए संजय चड्डा की मैंने घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। सोनभद्र जिले में लगभग 33% वन क्षेत्र होने के कारण यहां के जंगल आज भी हजारों मजदूर परिवारों की आजीविका का प्रमुख आधार बने हुए हैं। गर्मी के मौसम में जब अन्य रोजगार के साधन कम हो जाते हैं तब ग्रामीण महुआ बीनने के बाद तेंदुपत्ता तुड़ाई के कार्य में जुट जाते हैं, जो जुलाई तक उनके लिए महत्वपूर्ण आय का स्रोत होता है। इस साल मौसम के प्रभाव से तेंदुपत्ता तैयार होने में देरी हुई, जिससे तुड़ाई कार्य लगभग 15 दिन बाद शुरू हुआ है। लेकिन अब नगवां विकासखंड के मकरीबारी सहित कई वन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मजदूर इस काम में सक्रिय हैं। मजदूर सुबह जंगल जाकर पत्ते तोड़ते हैं, जिन्हें घर लाकर 55 से 60 पत्तों की गड्डी बनाकर सुखाया जाता है और 100 गड्डियां पूरी होने पर वन निगम द्वारा भुगतान किया जाता है। बीड़ी उद्योग के साथ साथ औषधीय उपयोग और पत्तल निर्माण में भी इसकी मांग रहती है, जिससे हर साल ग्रामीणों को सीमित समय के लिए रोजगार मिलता है। नक्सल प्रभाव खत्म होने के बाद अब जंगलों में काम करना सुरक्षित हो गया है, जिससे ग्रामीण बेझिझक इस पारंपरिक रोजगार से जुड़कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। अशोक जी, यहाँ पे तेंदुपत्ते की तुड़ाई चल रही है, काम देख रहे हैं आप, क्या है, कैसे काम होता है ये पूरा? वही देखिए 1 मई शुरू हो जाता है, लेकिन लेट हो गया है और 15 मई शुरू हुआ है, अब यही 30-31 मई तक चलेगा काम। तो इसमें जैसे कैसे किस तरह से काम कराते हैं आप? जैसे मान लीजिए हम लोग सरकारी जो रेट रहता है उसमें 55 से 60-65 पत्ते की गड्डी बनती है, और वही हिसाब से जो है कि अगले साल 196 से 198 रुपये मिला था अगले साल। इस वर्ष अभी कंफर्म नहीं हुआ कितना रेट है हम लोगों का, तो लेबरों को करवा के हम लोग गिनती करा के इकट्ठा करवा देते हैं। अच्छा, ये तेंदुपत्ता तुड़ाई गाँव वालों के लिए कितनी लाभदायक है? देखिए, गाँव वालों के लिए लाभदायक है कि जो इस समय मई में कोई काम नहीं है गाँव में, नहीं है काम, तो पत्ता शुरू हो गया है। अब यही पत्ता जो तोड़ कर बरसात में जो किसानी के लिए पैसा मिल जाता है, यही फायदा। और बरसात में भी काम बंद रहता है यहाँ पे। तो जैसे गांव के लोग हैं, तो गांव के लोग गर्मी में रोजगार कम हो जाते हैं। कम हो जाता है। तो किस तरह के काम करते हैं ये? देखिए, जंगल के आसपास मई में बस यही काम पूरा टोटल। इससे पहले महुआ वगैरह? इससे पहले महुआ तो 1 महीने पहले बंद हो गया है ना, गिर चुका है ना, महुआ गिर चुका। हाँ, महुआ काम खत्म हो गया, तेंदुपत्ते का। हाँ, क्या नाम है? फूलमती। इसमें कहाँ हो जाते हैं? जंगल में पत्ता तोड़ा। अच्छा, तो ये कितना लोग हुए हैं इसमें यहाँ पे पत्ता? थोड़ा के 200-250 लेबर हैं। हाँ, तो हम लोग 3 बनाए तोड़ लीजिए। हाँ, अपने गाँव का लगा। अच्छा, तो जैसे मान लो अभी तुम्हें पत्ता तोड़ा हो गया, तो परिवार के कई सदस्य आए हैं पत्ता तोड़ा? अरे 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग। हाँ, तो फिर जैसे पत्ता तोड़ के यहाँ गट्ठा बना ले लू, एक बाद घरे जा। घरे जा तब सरियाओ और घरे जन घरे लड़का बच्चा सब मिलकर सरिया बढ़िया। हाँ, तो कितना का गड्डी बनाओ लो? कै पत्ता की गड्डी रही? 60 पत्ता। 60 पत्ता का एक गड्डी। मजदूरी का मिलेला तुमके? 196। 196 रुपया सैकड़े गड्डी पीछे। हाँ। तो ये बतावा कि ये समय काहे तो हम लोग तेंदुपत्ता तोड़े काम करेंगे, का बात? अब का करेंगे साहब, कोई रोजगार नहीं बा ना। अच्छा, इस समय रोजगार गर्मी में नहीं रहे? कोई रोजगार नहीं बा, तब अपने बरसात के लिए तो चल आदमी को लहा ले, नीमक तेल चलेगा। और तो अच्छा, जैसे गर्मी में रोजगार नहीं रहो तो कौन कौन काम करेंगे? अब का करल जाए, बैठकी के ये पत्ता देखा दे, एकरे बाद अपन मने घर का काम महुआ तेनू और सब। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।